अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे विवादित नेता और हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से नए विवाद को जन्म दे दिया। इस बार उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहरा दिया है। स्वामी मौर्य ने कहा, तत्कालीन सरकार ने अमन के लिए गोली चलवाई थी। गोली चलवाकर सरकार ने कर्तव्य निभाया था। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अयोध्या में कार सेवक अराजकता फैला रहे थे और अराजक तत्वों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी की थी। इसलिए तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अब स्वामी मौर्य के इस बयान पर अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका उत्तर शायद किसी भी समाजवादियों के पास नहीं है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव खुद परिवार के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अयोध्या के पोस्टर बैनर तक लग चुके हैं। इस बीच स्वामी मौर्य ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है, वो भी तब जब अखिलेश यादव खुद उन्हें नसीहत दे चुके हैं। लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार सेवकों पर गोली कांड को स्वामी मौर्य ने जायज ठहरा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी मौर्य के इस बयान पर बीजेपी के साथ ही तमाम सनातनी गुस्से में हैं। बीजेपी के नेता इसे प्रायोजित बयान बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी मौर्य अखिलेश यादव की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसके बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। यानी बार बार हिंदू आस्था पर चोट से ये तो साफ है कि स्वामी मौर्य के मन में सनातनियों के लिए खोट है और अखिलेश यादव भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो नेता पार्टी अध्यक्ष की बात न माने, जो नेता हिंदू विरोध को अपना एजेंडा बना ले, आखिर उसके खिलाफ पार्टी कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही? और यही सवाल अब कांग्रेस नेता भी अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। तो सहयोगी आरएलडी भी अब अखिलेश को ही नसीहत दे रही है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। स्वामी प्रसाद जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और जवान की बात उठानी चाहिए और संदर्भ से हट करके ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चुनाव का समय है, बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे समय में केवल हमें किसानों और जवानों की बात करनी चाहिए। दरअसल कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए अफसोस जताया था। लेकिन बीएसपी और बीजेपी के रास्ते समाजवादी पार्टी में पहुंचकर
राष्ट्रीय महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य मानो कसम खा चुके हैं, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुपारी ले रखी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर पर विवादित बयान के बीच सीएम योगी ने पहले और अब की सरकार में फर्क साफ बता दिया है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज हावी था, लेकिन अब राम राज आ चुका है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और यूपी में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हो गई है, इसलिए आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती लटकाए हुए खुद थानों तक पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यह आप सब के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का संकल्प आज पूरा हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा थी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान वापस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। इंडी गठबंधन में भले ही सीट्स पर पेच फंस गया हो, सबकी अपनी ढपली अपना अपना राग हो, लेकिन जब बात राम मंदिर के विरोध की आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश या फिर ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी के इस जिताऊ मुद्दे का किसी के पास कोई तोड़ है ही नहीं। ऐसे में अब बैक टू बैक सभी ने न्योते को ठुकराना भी शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी को न्योता मिला, लेकिन उन्होंने अयोध्या से दूरी बना ली। सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी न्योता ठुकरा दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का सिर्फ एजेंडा है, इसलिए वो भी अयोध्या से दूरी बनाए रखेंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और अगर बात अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने भी न्योता ठुकरा दिया और नया बयान उनकी तरफ से आ गया है। नए बयान की वो तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी का नाम दे दिया है, मानो मंदिर विरोध जैसे विपक्षी दलों के लिए फैशन बन गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दें। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? क्योंकि पूरा विपक्ष राम मंदिर के विरोध में आ चुका है। चाहे अखिलेश हो या तेजस्वी, चाहे ममता हो या शरद पवार, सबने धीरे धीरे अपना मंदिर विरोधी चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला, लेकिन वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला, लेकिन वो न्योते को ठुकरा चुके हैं। यानी जो पहले न्योते के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, वही प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अब ठुकरा चुके हैं। पार्टी ने ये भी कहा कि अर्ध निर्मित मंदिर का बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के द्वारा उद्घाटन करना ये दिखाता है कि ये पूरा कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। ऐसे में पार्टी न सिर्फ लाखों लोगों की आस्था का सम्मान करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए ससम्मान पूर्वक इस न्योते को अस्वीकार कर रही है। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस,
मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। यानी कांग्रेस के साथ ही गठबंधन के सहयोगी नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। क्योंकि जब अखिलेश यादव को भी न्योता दिए जाने का दावा किया गया तो उन्होंने कहा न्योता देने वाले को वो जानते ही नहीं। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। अब इसी डबल फेस पर साधु संत भी नाराज हैं। देखिए, जो लोग राम को नकार रहे हैं, राम को कह रहे हैं काल्पनिक हैं और सनातन धर्म के निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण पत्र नहीं देना चाहिए। जो निमंत्रण पत्र दिया है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो राम ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर अयोध्या से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं। मगर हार पर हार के बाद ही विपक्षी विरोध को ही फैशन मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राम विरोधियों पर बीजेपी हमलावर है। स्मृति ईरानी से लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी राम विरोधियों को कोस रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर न्योता ठुकराएंगे तो जनता के बीच कैसे जाएंगे। आपको बयान सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। तो देखो, जनता को संदेश देना कि मैंने एक जनता की भावना है जो आज सड़कों के ऊपर आई है, एक बहुत बड़ी बात है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको किन शब्दों में बयान करूं। जो दुख शायद हमारे पूर्वजों ने आज से 500 वर्ष पहले की जो हमारी पीढ़ी थी उसने जो झेला था, उसके सामने जो मंदिर का जो विध्वंस हुआ था, और आज हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसके सामने मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीच के 500 वर्षों में बाकी सारी पीढ़ियां तो हमारी
संघर्ष की भेंट चढ़ गई। उन्होंने तो केवल संघर्ष ही किया मंदिर बनने के लिए, लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं जिनके समय पर मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतार चुकी है। बीजेपी का प्लान है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना 2024 में ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ा जाए, जिससे 400 पार के नारे को साकार किया जा सके। इसके साथ ही आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और यूपी की 16 सीट पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा, ताकि जो भी बची खुची कसर 2019 में रह गई उसे पूरा किया जा सके। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। अयोध्या में बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े नेता राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनगरी से आई, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम शामिल हुए और प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बनाने पर मंथन हुआ। 25 तारीख से 25 जनवरी से 25 मार्च तक जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम भक्त आएंगे, हम उनका स्वागत और उनकी व्यवस्था करने का काम। हालांकि एक और रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है, जहां सीटों पर बात चल रही है। दरअसल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जनवरी के आखिरी में बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी। यूपी में 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब फाइनल, यानी 400 सीटों का टारगेट लिए बीजेपी इस बार 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि बीजेपी इस बार पिछले लोकसभा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा होगा जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। दरअसल पीएम मोदी गारंटी दे चुके हैं कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जानकारी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। इस पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। ऐसे में वो 16 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम हैं। पहले इन सीटों पर उम्मीदवार रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और घोसी। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में होंगे। यानी बीजेपी नए साल में नए क्लेवर के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिसकी पूरी तैयारी लगभग पूरी है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में बैक टू बैक चुनावी रैली भी करेंगे, जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है। तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रण में गरजते नजर आएंगे, ताकि अब की बार 400 पार के नारे को साकार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटिए कुछ और खबरों के साथ।